बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपने इसको आज के आज अपनी कॉपी में 2 से 3 बार इसको आपने रफ में प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान लीजिए कि आप क्लास 11-12 तक के लिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप इससे बड़े एंगल्स की वैल्यू भी इन्हीं छोटे-छोटे एंगल्स की मदद से ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा एंगल तो आपको याद करना पड़े भाई कितना है, नहीं, आप इन्हीं की मदद से उन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फिजिक्स वगैरह में भी काम आ जाती है। ठीक है, वहां भी एंगल पूछ लिया था कि आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, 11-12 में आता है, 10th में शायद किसी एक टॉपिक में है शायद से। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक थी ये हमारे पास की पी वी पी अपॉन एच एच पी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या लिखते थे, साइन, कॉस और यहाँ पर टेन और इसी तरीके से यहाँ पर कॉट, फिर यहाँ पर सेक थीटा और देन लास्ट में यहाँ पर कॉसेक थीटा, ये आप लिखते थे यहाँ। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और उसके नोट्स भी प्रॉपर बनाए होंगे। ठीक है, चलिए तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्विंग यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या आपको बताया था। देखो जरा समझना बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं बेटा, टोटल 6 रेशियो होते हैं। सबसे पहला जो रेशियो हमारे पास होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा जो होता है वो कॉस थीटा और तीसरा जो हमारे पास आता है वो होता है टेन थीटा। हमने आपको बताया था कि मेन रेशियो क्या होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस और टेन। हालांकि साइन और कॉस दो मेन होते हैं, मैंने आपको बताई थी ये बात। जो साइन होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे वो होता है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। इसी तरीके से जो कॉस होता है बेटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप कहेंगे ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे पास वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताया था, इंपॉर्टेंट रिलेशन था, क्या था कि अगर आपको टेन को लिखना हो साइन और कॉस के टर्म में तो आप कैसे लिखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। ठीक है, इसी तरीके से टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा, ये होता है कॉट थीटा। तो कॉट को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद करिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक थी ये हमारे पास कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या लिखते थे, साइन, कॉस और यहाँ पर टेन और इसी तरीके से यहाँ पर कॉट, फिर यहाँ पर सेक थीटा और देन लास्ट में यहाँ पर कॉसेक थीटा, ये आप लिखते थे यहाँ पर। ठीक है बेटा, कॉसेक थीटा। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू। आपसे कोई पूछे साइन क्या होगा तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आपसे कोई पूछे टेन क्या होगा तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से सपोज मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि सेक थीटा का रेशियो क्या होगा तो आप कैसे पढ़ोगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर है बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, समझना बेटा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले बेटा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि किस पे राइट एंगल है, क्यू पर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक कंडीशन दी गई है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इस तरीके से ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और राइट एंगल किस पर है, ये क्यू पर। तो यहाँ पर क्यू को मेंशन कर दो और यहाँ लिख लीजिए पी और यहाँ पे लिख लीजिए आर। ठीक है, और जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मेंशन कर दो कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, क्लियर है। अब एक कंडीशन एक क्वेश्चन में आपको दी गई है, क्या दी गई कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे एक इक्वेशन दी गई है इस तरीके से और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया बेटा, दिया गया दिया गया। तो आप क्या करो, इसमें लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अभी आप ध्यान दो, पी आर स्क्वायर मुझे नहीं पता है क्या गिवन है, मुझे क्यू आर भी नहीं गिवन है क्या है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अगर मैं इस क्यू आर को इस तरफ लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज बोलो क्लियर है ये बात। अच्छा, जैसे आपने इसको ऐसे लिखा यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो वैल्यू है पी आर प्लस क्यू आर, देखो इक्वेशन 1 में दी गई है, तो ये जो वैल्यू है कितनी दे रखी है मुझे 25, तो मैं यहाँ से कैसे लिख दूंगा कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो ये जो 25 से 25 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आप पाएंगे कि पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 की नहीं। अब देखिए मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो सॉल्विंग ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको पहले से पता हुआ है। ठीक है भाई, तो इसका यूज कर लो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको दिख गया होगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्यों ना मैं दोनों को ऐड कर दूं, और जैसे ही ऐड करूंगा तो आप ये देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा पी आर प्लस पी आर 2R 2PR, और 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। ठीक है, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जब पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई, तो अगर आप इसको पी आर को यहाँ पुट कर लेंगे तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, या फिर आप देखो कि अगर दोनों की वैल्यू का सम कितना है 25 है, पी आर आप 13 पुट करोगे तो क्यू आर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, बोलो इजी था क्वेश्चन ये। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, और ये क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है वो आपको पता चल गई। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास। उसने मुझसे क्या पूछा था, उसने मुझसे पूछा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अब तो आप बता सकते हो, जरा बताओ मुझे साइन पी की वैल्यू क्या होगी। साइन पी, तो साइन पी आप कहां से देखते हो, ये रहा एंगल। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13। कॉस पी देखिए जरा, कॉस पी क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस पी मैं कहां से देखूंगा, यहीं से देखूंगा। तो अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कहां पर होगा, बेस होगा यहाँ पर, तो ये हो गया 5/13। इसी तरीके से यहाँ पे सपोज यहाँ 10 पी पूछा गया, मैं मान लो 10R बोल देता हूँ यहाँ से कि 10R की वैल्यू क्या होगी, इसको R कर लो। ठीक है, चलो देखो, तो 10R मैं कहां से देखूंगा, इस जगह से, तो इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस तरीके से आपसे कोई भी रेशियो पूछ ले तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है कि किस तरीके से आपने क्या कंडीशन गिवन थी, उन गिवन कंडीशन से आपने क्या सीखा कि भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा था, छोटा सा फॉर्मूला आपने ओपन किया, वहां से वैल्यू पुट करी और इसको आपने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर जो यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसीलिए उस चैप्टर को मैंने पहले पढ़ाया था, क्योंकि वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं यूज होता है, और जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी वो भी यहाँ पर यूज होती बेटा। इसीलिए सभी के प्रॉपर वीडियोस मैंने अलग अलग बना के आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनको देखिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, ये काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या कि आप देखते रहोगे और आपके क्वेश्चन जो है यहाँ तो लगेगा कि हाँ ईजी है, पर जब खुद से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कई बार नहीं बनते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा इसमें। ठीक, चलो आ जाओ जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे जाते चलते हैं हम लोग। पहले चलो सबसे पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं जरा। ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है इसके। देखो ट्रू फॉल्स में क्या है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है, चेक करो ट्रू। उसमें कहा कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा कि जो 10A की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। ये बात तो गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है,
tan a जो है वो कभी भी हमेशा क्या होता है, वो 1 से छोटा नहीं होता, 1 के इक्वल भी होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, अभी बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखिए अगर यहाँ पर लिखा गया है कि sec a की वैल्यू कितनी है 12/5, तो sec a क्या होता है याद करिए, sec किसका अपोजिट होता है, cos का। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है, और बेस कैसा होता है, छोटा होता है हाइपोटेनियस से। तो ये बात बिल्कुल क्या है बेटा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड टू cosecant a। देखो ये cos का जो होता है ये लिखा हुआ है, ये cosec का है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, बुक में दिया हुआ इसका फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो फुल फॉर्म मैंने आपको करवाए थे। आइए इस क्वेश्चन देखिए, cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बिल्कुल गलत है, क्यों, मैंने आपको बताया था ये जो cot a है ये कंप्लीट फंक्शन होता है बेटा, कंप्लीट होता है, आप cot को a से अलग नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो जरा ध्यान से समझो, sin थीटा की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है 4/3, क्या दे रखी है 4/3। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अगर आपको पता है साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता है हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा तो हो नहीं सकता, बट यहाँ तो ऐसा हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ठीक है, क्लियर है, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी यहाँ पर, किसी देखिए वही बेसिक है हमारा, बेसिक जो आप पढ़ते हैं बस वही है, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म वाला है ये मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड में भी बताया था आपको, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो जो कॉस होता है, कॉस का फुल फॉर्म जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो कोसाइन होता है, ठीक है, ये कोसाइन होता है, और ये कॉसेक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वो वहाँ पर, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो था वो कैसा था, वो फॉल्स स्टेटमेंट था, ठीक है। अब आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं एक बार। ऐसा क्वेश्चन बेटा एक आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ, शायद एग्जाम्पल 2 है, और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको दोनों ट्राई करने चाहिए। आइए देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन शो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b, ठीक है। देखिए सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मैं लेता हूँ 90 है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, उसने कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। मीनिंग क्या हुआ, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो वैल्यू है वो कैसी है, वो 90 से कम है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल तो 90 हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पर ए और बी को नहीं प्लेस कर सकते। तो मैंने मान लिया कि ए एंगल यहाँ कहीं पे रहा होगा, ठीक है, और दूसरा एंगल बी यहाँ पे कहीं रहा होगा। तो इसको मैंने ए बी, इसको मैंने क्या लेट कर लिया सी, ठीक है, क्लियर। तो ए और बी कैसे हो गया, एक्यूट हो गया। अब कंडीशन क्या दी गई, सच दैट cos a इक्वल टू cos b, ये कंडीशन दी गई है आपको, ठीक है, हाँ, ये गिवन है कंडीशन हमारे पास कि cos a इक्वल टू cos b। अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से cos a का रेशियो निकालूं इस वाले पॉइंट से, इस वाले एंगल से, तो cos a का रेशियो क्या होगा, देखिए इसके ठीक सामने क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई AC, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB इक्वल टू, ठीक है। अब cos b यहां से देखेंगे, cos b यहां से देखेंगे, ठीक है। तो cos b कैसे देखोगे, ठीक सामने जाओगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा BC। तो cos b मैंने यहां से क्या ले लिया BC, और हाइपोटेनियस क्या ले लिया मैंने AB, क्लियर है बेटा। अभी आप देखो जरा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहां से कंडीशन निकल के आ गई कि AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो आप ये लिख सकते थे यहाँ से कि जो AC है वो किसके इक्वल हो गई, BC के। अब अगर AC BC के इक्वल हो गई तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर अपोजिट व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इन
यहां से लिख सकते थे क्या कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोस्केलेस हो गया। अभी अगर ये आइसोस्केलेस है, इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो कंडीशन गिवन थी हमने उसका यूज किया। cos A किसके इक्वल दिया गया था? cos B के। तो जब cos A cos B के इक्वल दिया गया तो हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपने देखा डिनोमिनेटर दोनों कैसे हो गए? सेम, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वही बात प्रूव करनी थी हमें यहाँ पर। ठीक, क्लियर? चलो अब देखो बड़ा ध्यान से। अब यहाँ से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टॉपिक था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बारी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की। ठीक है, चलो देखो ध्यान पे समझिएगा। जैसे अभी आपने जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में बेटा क्या कि कुल मिलाकर 3 टॉपिक है। पहला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, एंड तीसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इस पे जाते हैं। देखिए रेशियो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेशियो के बाद हम किस पे आते हैं? एंगल्स पे आते हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमको जो लाइक एंगल पढ़ने हैं, सबसे पहला है 0 डिग्री, नेक्स्ट इज 30 डिग्री, देन 45 डिग्री है। ठीक है, 45 के बाद क्या है? 60 डिग्री, और 60 के बाद क्या है? 90। ठीक है, यानी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर आपको इन एंगल्स की वैल्यू अच्छे से लर्न है, कैसे निकालते हैं, अगर ये पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपके बनते चले जाएंगे। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी बना लो मेरे साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप भी बनाइएगा, तो आपको याद करने में बच्चा कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, इस टेबल को देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर अपने रेशियो लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से हमें यहाँ पे रेशियो यूज करने हैं? ठीक है, रेशियो मतलब साइन कॉस टेन से लिखते चले जाएंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद यहाँ पर मैं एंगल लिखूंगा। ठीक है, तो एंगल हमारा सबसे पहला कौन सा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज। अब आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर लो। जितने रेशियोज हमारे पास है, 6 रेशियो हैं, तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा, कॉस थीटा, देन यहां पर क्या आ जाएगा? टेन थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, एक कम पड़ रहा है, एक और बना लेते हैं। चलो देखो, और लास्ट आता है हमारे पास क्या? कॉसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि इस टेबल को कैसे आपको लर्न करना है। ठीक, सबसे पहले आप ये देखिए, आप क्या करिए कि जो साइन का जो ये जो कॉलम है, ठीक है ना, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90, इसको आप अच्छे से याद कर लो। अगर आपने फर्स्ट लाइन यहाँ से अच्छे से याद कर ली तो सेकंड लाइन को आप क्या करोगे? उसी का रिवर्स पुट कर दोगे। और थर्ड में जो 10 निकालोगे, 10 कैसे निकालोगे? साइन बाई कॉस कर दोगे। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए आप ऐसे याद करो, बहुत ध्यान से समझना बेटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2। और साइन 45 जो होता है वो होता है हमारे पास 1/√2। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप इस फर्स्ट लाइन को अच्छे से याद कर लो। कैसे याद करोगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। याद हो गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी तो यहां से एक एक वैल्यू लो और रिवर्स पैटर्न पे यहां पर पुट करना शुरू कर दो। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या उठा के लाऊंगा? 1। तो 1 मैंने यहां रख दिया। देन हमारे पास यहां पर क्या आएगा? √3/2। और ये कितना है? 1/√2। और ये बेटा कितना है? यहां से 1/2
2 और ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट लाइन आपने याद की, सेकंड के लिए आपने क्या किया, एक एक वैल्यू को रिवर्स यहां पर रखना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक, अब देखो याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा कि tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, साइन बाई कॉस। मतलब ये कि अगर आप साइन के रेशियो को कॉस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। बेहतरीन है। तो बेटा इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। डिवाइड करते वक्त दो बातें याद रखेंगे, क्या कि 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है वो, नॉट डिफाइंड, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर 1/0 नॉट डिफाइंड है तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। यानी आप कह सकते हो कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये चीज। आप जरा यहां पर आ जाओ, tan थीटा, तो tan थीटा कैसे होगा, 0/1। तो देखो अभी बताया 0/1 क्या होता है, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/√3। ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल हो रही तो आंसर क्या देगी, 1। और ये 2 से ये 2 कैंसिल तो आंसर क्या देगा, √3। और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, अब ये तो बहुत इजी हो गया भाई। देखिए फर्स्ट लाइन याद कर ली, सेकंड में रिवर्स कर दिया, और tan के लिए इसको डिवाइड करते चले गए, डिवाइड करते चले गए, डिवाइड करते चले गए, हमारा आंसर आ गया। आ गया। अब देखो, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है भाई, जरा ध्यान दो भाई, क्यों नहीं टेंशन वाली, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो बहुत टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, और √3 का 1/√3, और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब सेक किसका अपोजिट होता है, तो आप कहेंगे सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और √3/2 का 2/√3। यहाँ पे आ जाओगे तो 1/√2, और फिर इसका 2, और ये कितना हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइंड। क्लियर। 1 का तो 1 ही रहेगा, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स, और ये आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल करते चलिए। अब यहाँ ये 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, √2। ऐसे इधर आ जाइएगा तो 2/√3, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से अगर आपने इसको आज के आज अपनी कॉपी में 2 से 3 बार इसको आपने रफ में प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान लीजिए कि आप क्लास 11-12 तक के लिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप इससे बड़े एंगल्स की वैल्यू भी इन्हीं छोटे छोटे एंगल्स की मदद से ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा एंगल तो आपको याद करना पड़े भाई कितना है, नहीं, आप इन्हीं की मदद से उन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फिजिक्स वगैरह में भी काम आ जाती है। ठीक है, ये वहाँ भी एंगल पूछ ले जाते कि आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, 11-12 में भी आता है, 10th में शायद किसी एक टॉपिक में है शायद। ठीक है, ये चीज क्लियर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब अगर आपको ये वैल्यूज अच्छे से पता होंगी तो आप इनका क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में भाई कैसे इस्तेमाल करना, आइए देखिए, छोटे से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, क्या कि tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा +1। एक तो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट, एंड सेकंड इज tan स्क्वायर थीटा +1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों में ही थीटा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 45 पुट करनी है। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या पुट करनी वैल्यू, 45। जरा यहाँ पुट करिए 45। तो फर्स्ट वाले जब एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 -1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 +1। जरा बेटा इसको सॉल्व करो। अभी आपने देखा, क्या देखा, tan में 45 जो है वो कितनी वैल्यू देता है मुझे, 1 देता है। कितनी देता है, 1 देता है। ठीक है, तो जरा यहाँ पुट करो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, और यहाँ क्या आ गया 2। तो 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग इज 0, 0 बाई समथिंग क्या हुआ, 0। क्लियर है। अच्छा, जरा इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 +1 अपॉन
10 स्क्वायर 45 माइनस 1, 10 45 1, 1 प्लस 1, 10 45 1, तो देखिए ऊपर 2 और नीचे 0, ठीक है। तो समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो, डिनोमिनेटर 0, मतलब वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। तो आपने देखा क्वेश्चन लगभग सेम था, बस क्या था, प्लस माइनस का फर्क आ गया, पहले उसमें प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई। लेकिन वही बात है ना कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, वैल्यू नहीं पता होगी तो बेटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है, ये चीज ठीक। अभी आप क्या करना है, ध्यान पे समझिएगा। अभी आपको बेटा क्या करना है, आज की डेट में आपने एनसीईआरटी की बुक उठाइए, ठीक है। उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है 8.2। तो फर्स्ट पार्ट जब आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में एबीसी करके कुल मिला के 4 पार्ट दिए गए, ठीक है। तो वो 4 पार्ट करिए, इसके बाद उसमें 4 से 5 एमसीक्यू दिए गए और वो एमसीक्यू करिए। फिर बीच में एक क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स करिए। तो जब आप इतना काम कर लेंगे तब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे एक हल्का सा जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्विस्ट कर दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपके पास काफ़ी काम हो गया है भाई, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया था उसके क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई प्रॉब्लम आया करो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।